तो चलिए सीधे इस केस में डाइव करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात कर रहे हैं उस खौफनाक घटना के जिसने यूपी और बिहार में बिल्कुल तहलका मचा दिया था। सिर्फ 24 से 48 घंटे का वक्त और पूरा का पूरा रेलवे और मेडिकल सिस्टम सन्न रह गया। चंदौली का ये मामला इंटरनेट और क्राइम चैनल्स पर साइको किलर केस के नाम से बुरी तरह वायरल हुआ था। तो आखिर इन 48 घंटों में हुआ क्या था? चलिए शुरुआत से इस पूरी टाइमलाइन को डीकोड करते हैं। अब देखिए, ये केस ऑनलाइन इतना ज़्यादा एक्सप्लोर्ड क्यों हुआ, इसके कुछ बहुत ही सॉलिड रीजंस हैं। फटाफट इन्हें देखते हैं। पहला, सिर्फ 24 से 48 घंटे के अंदर 3 मर्डर। दूसरा, जो सबसे डरावना था, विक्टिम्स पूरी तरह से अनजान लोग थे, कोई कनेक्शन नहीं। तीसरा, ये मर्डर किसी सुनसान जगह नहीं बल्कि पब्लिक प्लेस यानी खचाखच भरी ट्रेन और एक अस्पताल में हुए। और चौथी बात, मेन आरोपी कोई आम क्रिमिनल नहीं बल्कि एक एक्स आर्मी सोल्जर था जिसका सफर एक पुलिस एनकाउंटर पर जाके खत्म हुआ। इन्हीं वजहों से इंटरनेट पर हर तरफ बस इसी केस की चर्चा थी। भाग 1, पूर्व सैनिक का पतन। इस पूरी कहानी और इसके बैकग्राउंड को समझने के लिए हमें इस इंसान के अतीत और वर्तमान को देखना होगा। स्क्रीन पर देखिए, 45 साल का गुरप्रीत सिंह, पंजाब के तरन तारण का रहने वाला। 2021 तक ये इंडियन आर्मी में एक बेहद अनुशासित सिपाही था। ये था इसका अतीत। लेकिन वर्तमान बिल्कुल उलट। आर्मी छोड़ने के बाद इसे शराब की भयंकर लत लग गई। 29 अप्रैल 2026 को ये बिहार के आरा पहुंचा और इसे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिली। लेकिन पुलिस के मुताबिक शराब की वजह से इसे कुछ ही दिनों में वहां से भी निकाल दिया गया और बस यहीं से उसकी दिमागी हालत पूरी तरह से क्रैश होनी शुरू हो गई। भाग 2, पटरियों पर हत्या का सिलसिला। नौकरी जाने के बाद डिप्रेशन और हताशा में ये शख्स हथियारों के साथ यूपी और बिहार के रेलवे रूट्स पर भटकने लगा। इस टाइमलाइन पर गौर कीजिएगा। 10 मई की सुबह ये पीडीडीयू स्टेशन से ताड़ीघाट पैसेंजर ट्रेन में चढ़ता है और फिर अगली ही रात 1:35 पर ये कोलकाता जम्मू तवी एक्सप्रेस में सवार हो जाता है। रात के 2 बजते बजते ब्लॉक हट बी के पास ये दूसरी बार गोली चलाता है। ये विशाल रेलवे नेटवर्क उसके लिए छिपने और एक जगह से दूसरी जगह तेजी से भागने का एकदम परफेक्ट अड्डा बन चुका था। पुलिस जांच में जो सामने आया वो सच में हैरान करने वाला है। पहले 2 शिकार की डिटेल्स देखिए। पहला शिकार 34 साल का मंगरू चौधरी। पुलिस रिपोर्ट कहती है कि पैसेंजर ट्रेन में गुरप्रीत की मंगरू के साथ किसी बात पर तीखी बहस हुई थी। बात इतनी बिगड़ी कि उसने मंगरू को गोली मारी और चलती ट्रेन से बाहर रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। लेकिन जो दूसरा मर्डर था ना, 42 साल के दिनेश शाह का, वहां कोई बहस नहीं हुई थी। रात के करीब 2 बजे एक्सप्रेस ट्रेन में वॉशरूम के पास उन पर बिना किसी उकसावे के अचानक सीधे सिर में गोली मार दी गई, बिल्कुल अनप्रोवोक्ड। अब इस स्लाइड में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि जब रेलवे पुलिस को दूसरे पीड़ित दिनेश शाह की बॉडी मिली तो उनके पास मौजूद 15,000 रुपये कैश और सोने के जेवर बिल्कुल सुरक्षित थे। उन्हें छुआ तक नहीं गया था। अब आप खुद सोचिए, अगर ये कोई आम ट्रेन डकैती होती तो क्या कोई इतना कैश ऐसे ही छोड़ देता? बिल्कुल नहीं। जांचकर्ताओं को ये समझते देर नहीं लगी कि ये कोई लूटपाट नहीं है, ये पूरी तरह से एक रैंडम टारगेटिंग है। भाग 3, अस्पताल में गोलीबारी। 2 हत्याओं के बाद अब ट्रेन की पटरियों से ये खौफनाक खेल एक ऐसी जगह पहुंचता है जिसे हम सब हीलिंग और सुरक्षा की जगह मानते हैं। 11 मई की सुबह अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी रेलवे ट्रैक से पैदल अलीनगर की तरफ निकलता है और ठीक सुबह 6:30 बजे वो पहुंचता है चंदौली के एक प्राइवेट आयुर्वेदिक अस्पताल, जीवक अस्पताल में। अस्पताल में एंट्री का उसका ये तरीका देखिए। ये स्टेप्स साफ दिखाते हैं कि कैसे वो अब एक इम्पल्सिव अटैकर से एकदम मेथडिकल और कैलकुलेटेड बन चुका था। सबसे पहले उसने वीरेंद्र नाम से एक फर्जी पर्ची बनवाई। बिल्कुल एक आम मरीज की तरह फीस दी, डॉक्टर से मिला और एक मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन ले लिया। और पता है इस पर्ची का फायदा क्या हुआ? इसके जरिए वो अस्पताल की पूरी सिक्योरिटी को चकमा देकर बिना किसी रोक टोक के सीधे ऊपरी मंजिल के जनरल वार्ड तक पहुंच गया। और फिर वहां उस जनरल वार्ड में मौजूद थीं 55 साल की लक्ष्मीना देवी। वो बिहार के भभुआ की रहने वाली थीं और उस वक्त अपने बिस्तर पर आराम कर रही थीं। ऑफिशियल पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी का लक्ष्मीना जी से कोई संबंध नहीं था। वो उनके बिस्तर के पास गया और बिना एक शब्द कहे बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज से उन्हें गोली मार दी। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। भाग 4, कैप्चर और कबूलनामा। गोली चलते ही पूरे अस्पताल में भयानक अफरा तफरी मच गई। आरोपी हवा में अंधाधुंध गोलियां चलाते हुए बाहर भागा और एक बाइक छीनकर एस्केप करने की कोशिश की। और यहीं पर इस केस का वो मोमेंट आता है जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा गूंजा।
पुलिस के पहुंचने से पहले ही वहां मौजूद एक ऑटो ड्राइवर विनोद दुबे ने बिना अपनी जान की परवाह किए उसे खदेड़ा और सीधा जमीन पर पटक दिया। इसके बाद वहां मौजूद आम लोगों की भीड़ ने उसे दबोच लिया। अगर ये ऑर्डिनरी लोग वहां हिम्मत नहीं दिखाते तो वो शायद एक बार फिर पुलिस के आने से पहले फरार हो जाता। भीड़ के चंगुल से निकालकर पुलिस ने फाइनली उसे कस्टडी में लिया। अब इंटरनेट पर चल रही हवाई अफवाहों से अलग पुलिस ने कुछ बहुत ही ठोस फिजिकल एविडेंस इकट्ठे किए। उसके पास से 2 हथियार मिले, एक लाइसेंसी रिवॉल्वर और एक अवैध कटी हुई सॉर्ट ऑफ बंदूक। साथ ही जिंदा कारतूस और वो वीरेंद्र नाम वाली फर्जी अस्पताल की पर्ची भी बरामद हुई। इसके अलावा डिजिटल ट्रैकिंग ने ये पूरी तरह कंफर्म कर दिया कि इन सभी लोकेशंस पर वो बिल्कुल अकेला मूव कर रहा था। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि इंटेरोगेशन में आखिर निकला क्या। उसने तीनों मर्डर कबूल कर लिए, लेकिन पुलिस बयान के मुताबिक उसका किसी भी विक्टिम के साथ कोई पर्सनल झगड़ा या मोटिव नहीं था। वो अपनी नौकरी जाने से फ्रस्ट्रेटेड था और ये पूरी की पूरी हिंसा 100% रैंडम थी। यही वो एक फैक्ट था जिसने लोगों को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। इसी रैंडमनेस और बिना किसी मोटिव के किए गए मर्डर्स की वजह से ही मीडिया ने तुरंत उसे साइको किलर का टैग दे दिया। लेकिन अगर हम क्रिमिनोलॉजी या अपराध शास्त्र की भाषा में बात करें तो इसे स्प्री किलर कहा जाता है। स्प्री किलर वो इंसान होता है जो बहुत ही कम समय में अलग अलग लोकेशंस पर कई मर्डर करता है। इसके पीछे कोई पर्सनल टारगेट नहीं होता, बल्कि एक एक्सट्रीम दिमागी उत्तेजना और हताशा होती है। भाग 5, जानलेवा एनकाउंटर। अब हम इस टाइमलाइन के बिल्कुल आखिरी और क्लाइमैक्स हिस्से में आ गए हैं। 11 मई की रात करीब 10:30 बजे पुलिस की एक टीम उसे गाड़ी में बिठाकर क्राइम सीन रिक्रिएशन के लिए ले जाती है। जगह थी कुचमन रेलवे एरिया और दरियापुर गांव के आसपास का इलाका। बिल्कुल घुप अंधेरे से भरे सुनसान खेत। ऑफिशियल पुलिस स्टेटमेंट्स के हिसाब से वहां एनकाउंटर का जो सीक्वेंस था वो बहुत ही तेजी और वायलेंस के साथ हुआ। पुलिस के मुताबिक सीन रिक्रिएशन के दौरान आरोपी ने अचानक पुलिस एस्कॉर्ट पर हमला कर दिया। उसने एक पुलिस वाले की गन छीन ली और भागने की कोशिश करते हुए सीधे फायरिंग शुरू कर दी। इस अचानक हुई गोलीबारी में एक सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल घायल हो गए। इसके बाद प्रोटोकॉल के तहत पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें आरोपी को गंभीर रूप से गोलियां लगीं। गंभीर रूप से घायल गुरप्रीत सिंह को पुलिस तुरंत रीजनल अस्पताल ले गई, लेकिन थोड़ी ही देर बाद 12 मई को उसे ऑफिशियली मृत घोषित कर दिया गया। और पुलिस की इस कार्रवाई के साथ ही चंदौली और पूरे नेटवर्क को सन्न कर देने वाले उन 48 घंटों के खौफनाक सिलसिले का पूरी तरह से एक डेफिनेटिव एंड हो गया। अब जब हम इस पूरी 48 घंटे की टाइमलाइन को पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक बहुत बड़ा और चुभने वाला सवाल सामने आता है। ये ट्रेजेडी सिर्फ एक क्रिमिनल केस का अंत नहीं है, ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट और अस्पतालों की सिक्योरिटी में कितने बड़े लूपहोल्स हैं। और उससे भी बड़ी बात, अगर सीवियर मेंटल डिस्ट्रेस और शराब की लत का सही वक्त पर इलाज न किया जाए तो उसके कितने विनाशकारी और जानलेवा नतीजे हो सकते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।